गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 7 भारतीय अर्थतंत्र। तो भारतीय अर्थतंत्र में हमने 7.1 पढ़ लिया है। अब ये दूसरा हमारा लेक्चर है 7.2 कि स्वतंत्रता भारतीय अर्थतंत्र। अंग्रेज जब भारत में आए तब भारतीय उद्योग, कृषि एवं व्यापार उन्नत अवस्था में थे। भारत का तमाम नाम विश्व विख्यात था। भारत में सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा, पीतल, तांबा के बर्तन, गर्म कपड़े, काली मिर्च, मसाले, तेज पत्ता, लोहे के औजार इत्यादि के विश्व के बाज़ारों में खूब मांग थी। हम ये सारी चीज़ों का उत्पादन करते थे और विदेशों में ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। और भारत का ग्रामीण क्षेत्र सुखी और संपन्नता के साथ स्वावलंबी था। गृह उद्योग एवं छोटे पैमाने का उद्योग खूब अच्छा विकास हुआ था और भारत के व्यापार में निर्यात की प्रधानता थी। वैसे तो यह भारत एक स्वर्ण काल था जिसके कारण विदेशी प्रजा का भारत पर आकर्षण बढ़ा और पहली बार वो व्यापार के अर्थ में उनका भारत में आगमन हुआ। फिर उन्होंने यहाँ पर अलग अलग देश के लोग हमारे देश में आए। विदेशी प्रजा में फ्रांस, डच, पुर्तगाली एवं अंग्रेज थे। शुरुआत में इन्होंने सिर्फ बाजार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ समय बीतने के बाद विदेशी प्रजाओं के बीच घर्षण बढ़ा और उनकी वजह से अपनी ताकत और शक्ति का उन्होंने प्रदर्शन हेतु सेना का उपयोग होने लगे, जिससे सिर्फ अंग्रेजी सेना शिस्त्र आग्रही होने से एवं उन्हें इंग्लैंड का राजनीतिक समर्थन प्राप्त होने से धीरे धीरे उन्होंने भारत में सत्ता हासिल करने की तरफ प्रयास किया। और इस प्रकार 1757 में 1947 तक हमारा जो भारत है वो किसके अधीन रहा, ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कम प्रमाण में अच्छे परिणाम और अधिक प्रमाण में खराब परिणाम का सामना करना पड़ा, जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेलवे। ब्रिटिश शासन दौरान भारत को प्राप्त रेलवे लाभदायक व्यवस्था बनी और भारत के परिवहन को तेज मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेलवे की शुरुआत कब हुई है, तो 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर वर्तमान के मुंबई से CST से थाना का प्रथम कट द्वारा शुरुआत हुई थी और 1947 में 53,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेलमार्ग हमारे भारत में 68 लाख यात्रियों को लाभ देने वाली एक निजी संस्था बनी थी। दूसरा है सड़क परिवहन। अंग्रेजों के समय में 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब कि PWD की स्थापना हुई और भारत में सड़कों का जो निर्माण है उसकी जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन ने ले ली और कुल 19वीं सदी में 2,78,420 किलोमीटर की सड़कें थी और वो बढ़कर 1943 में 4,47,105 किलोमीटर हो गई। 32% पक्की सड़कें और 68% कच्ची सड़कों का विकास हुआ। नेक्स्ट है बैंक। 1770 में निजी क्षेत्र में बैंक की शुरुआत हुई। 1946 में संख्या बढ़कर 700 से अधिक हो गई और 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक ढांचा। ब्रिटिश शासन काल के दौरान कार्यों में दूध पीती रिवाज को दूर करना, लुटेरों का नाश करना, सती प्रथा के रिवाज को रोकना आदि का भी सहकार उल्लेखनीय माना जाता है। नेक्स्ट है कृषि। ब्रिटिश शासन काल के दौरान किसानों के पास ऊंची कीमत में जमीन महसूल और लगान, जमींदार प्रथा को प्रोत्साहन, जोत हक जो सुरक्षा न प्रदान करना इत्यादि द्वारा किसानों का अधिक शोषण हुआ, जिसके कारण भारतीय किसान गरीब हो गए और कुछ किसान मजदूर बन गए और कृषि का उपयोग और स्वार्थ के लिए करना, जिसकी वजह से किसानों को खूब नुकसान हुआ। ब्रिटिश शासन काल में कृषि एवं किसान कंगाल हो गए और ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण कपड़े उद्योग में नील का उपयोग बढ़ गया, जिससे ब्रिटिश सरकार ने नील के उत्पादन एवं निर्यात में क्या किया, वृद्धि की। नील का उत्पादन करने वाले जो किसान बुआई करते थे उन्हें ऋण नहीं दिया जाता था। यदि फसल नष्ट हो जाए तो ऋण का भुगतान न कर पाने के कारण किसान कैसे हो गए, कर्जदार हो गए। इस प्रकार किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय तथा खराब हो गई। नेक्स्ट है हमारा महसूल की दर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विभिन्न राजाओं के पास महसूल वसूल करने की सत्ता प्राप्त की एवं भारत में जमीन मालिकों के पास से ऊंची कीमत पर महसूल वसूल करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया और जमींदारों के पास था। ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों की कृषि की आय का आधा हिस्सा जितना ऊंची दर महसूल वसूल करने की नीति बनाई गई। इसके उपरांत और वसूल करने में ब्रिटिश सरकार जुल्मी थी। यदि कोई नहीं देता तो उसको विविध प्रकार का दंड देती, संपत्ति जब्त कर लेती, जुताई के लिए
ज़मीन जो दी हो वो वापस कर लेती। इस तरह से मनस्वी निर्णयों से भारतीय कृषि को अत्यधिक नुकसान हुआ। नेक्स्ट है कर की ऊंची दरें। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान आय के संबंध में दादा भाई नौरोजी की गणना के अनुसार 1876 में ऊंची आय वाले ब्रिटेन में टैक्स द्वारा राष्ट्रीय आय का हिस्सा 8% हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भारत में नीची आय वाले के पास में 15% हिस्सा के रूप में वसूल करती थी। उदाहरण के रूप में नमक में लगाया गया कर। भारत में नमक समुद्री किनारा रण प्रदेश में आसानी से प्राप्त होने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से जहाज़ों द्वारा नमक भारत लाती थी और भारत में बेचती थी। इस तरह से नमक पर भी ऊंची दर से कर लगाया जाता था, जिससे ब्रिटिश शासन को कर द्वारा आय प्राप्त होती थी। दूसरी तरफ भारतीय नमक महंगा होने के कारण विक्रय कम होता था, ब्रिटेन को उसका लाभ प्राप्त होता। इसलिए गांधी जी ने दांडी कूच करके सविनय नमक सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट है चुंगी की विविध दरें। आयात एवं निर्यात होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता है उसे चुंगी या जकात कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह में 1716 में मंजूरी प्राप्त करके पूरे देश पर जकात में माफ़ी प्राप्त कर ली और विपरीत भारतीय व्यापारियों को विविध प्रदेशों में चुंगी भरनी पड़ती। उदाहरण स्वरूप जैसे कि सूती कपड़े के निर्यात पर 15% और ब्रिटेन से आने वाले कपड़े पर सिर्फ 2.5%। इस तरह से उनके भेदभाव जकात नीति से भारत के सूती कपड़े उद्योगों बर्बाद हो गए। इस प्रकार नीति में समस्त भारतीय उद्योगों की अवनति हुई। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति। ब्रिटेन में सन 1750 और 1830 के समय अवधि में औद्योगिक क्रांति हुई और उस समय काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता स्थापित करने की शुरुआत कर दी थी और 1858 तक देश के अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के शासन काल के अंतर्गत आ गया था और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आने वाले भारतीय क्षेत्रों में ब्रिटेन की उत्पादित वस्तुओं का अधिक से अधिक बेचने की नीति अपनाई गई, जिससे भारतीय उद्योग साहसिक निरुत्साही बने और परेशान हो गए। विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय वो पीछे हो गए, जिसके कारण भारतीय उद्योग नष्ट हुए। उसकी वजह से श्रमिकों की बेकारी बढ़ी, जिससे वे फिर से खेती की तरफ मुड़े और खेती पर श्रमिकों का बोझ बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक शोषण। ब्रिटिश अर्थतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने इस प्रकार की व्यूह रचना अपनाई जिसमें सिर्फ ब्रिटिश अर्थतंत्र को लाभ ही प्राप्त हो। व्यापार नीति अपनाई जिसके कारण भारतीय साधनों का अधिकतम उपयोग करके ब्रिटेन के उद्योगों का विकास हो और कृषि नीति औद्योगिक नीति ब्रिटेन विकास हेतु प्रोत्साहन रूप थी। ब्रिटिश उद्योगों को आवश्यक कच्चा माल मिलता रहे, इसके उद्देश्य से भारतीय कृषि व्यापारीकरण किया गया और ब्रिटिश अर्थतंत्र के अनुकूल वस्तु एवं सेवाएं मिलती रहे। नेक्स्ट है हस्तकला तथा कारीगरों का शोषण किस तरह से होता था। ब्रिटिश शासन था उस समय, तो विविध हस्तकला वस्तुओं का विक्रय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने आय प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। आंतरिक व्यापार में एकाधिकार का लाभ लेकर हस्तकला के कारीगरों के पास से बाजार में कीमत की तुलना से 15 से 40% की कीमत पर वस्तु खरीदी जाती और नीची कीमत पर देने के आनाकानी करते तो उन पर अंग्रेजों द्वारा शारीरिक जुल्म किया जाता, उनको परेशान किया जाता, मारा जाता, पीटा जाता, जिससे वो क्या करें, उनकी जो भी है उनको कबूल कर ले, उनकी बात माने। नेक्स्ट है पूंजी निवेश का प्रवाह। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय एवं ब्रिटेन की जिस पूंजी का निवेश किया गया उसकी दिशा ब्रिटेन तरफी एवं भारत विरोधी रखी गई, अर्थात इस पूंजी निवेश में भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य कायम रहे और ब्रिटेन अर्थतंत्र का पूरा लाभ प्राप्त हो। और सड़क रेलवे बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश किया गया और ब्रिटेन ने कच्चे माल का आयात का बढ़ावा दिया। भारत में तैयार होने वाली वस्तु को आगमन अनुकूल रहे, सड़कें रेल मार्ग तैयार करना था और रेलवे के अच्छे विशेषज्ञ अधिकारियों का ब्रिटेन से ऊंची दर पर भारत लाया गया और भारत में पीछे किया गया पूंजी निवेश का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अच्छे क्लर्क प्राप्त हुए। ये ध्यान में रखकर शिक्षा देने के लिए पूंजी निवेश किया गया। तमाम पूंजी निवेश का खर्च ऊंची ब्याज दर इंग्लैंड से पूंजी लाकर उसका समग्र बोझ भारत पर लाद गया। नेक्स्ट पॉइंट है विविध होम चार्ज का बोझ। तो भारत को ब्रिटिश हुकूमत के प्रशासन का चार्ज भी चुकाना पड़ता था, जिसे क्या कहते हैं, होम चार्ज के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का भुगतान है जो भारत को ब्रिटिश में चुकाना पड़ता है। ये अधिकारियों का वेतन तथा पेंशन, भत्ता, सेना का खर्च, ब्याज का भुगतान आदि का समावेश होता है। और 1924 से 25 के वर्ष में 300 लाख पाउंड जैसी भरी रकम चुकानी पड़ी थी और 1945 में बढ़कर 13
150 लाख पाउंड हो गई और गरीब भारत के कारण इंग्लैंड धनी बनता गया। अंत में 15 अगस्त 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो कृषि, उद्योग, व्यापार कंगाल की स्थिति में पहुंच गया था और 150 वर्ष के समय में प्रति व्यक्ति आय हमारी घट गई है और भारतीय अर्थतंत्र को इंग्लैंड की तुलना में समृद्ध था। ब्रिटिश शासन के शोषण के कारण इंग्लैंड की तुलना में गरीब हो गए। इस तरह से ब्रिटेन ने हमारा शोषण किया। अब 7.3 है स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र। तो सबसे पहले हम प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट कब तैयार की गई थी तो 2014 में, और 13 में $5,150 थी। और चीन की प्रति व्यक्ति कितनी थी तो प्रति व्यक्ति आय 11,477, श्रीलंका की $9,250, अमेरिका की $52,308, नॉर्वे की $63,909। इसकी तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज़्यादा कम थी, 7 से 10 गुना कम थी और पिछड़े विस्तारों की तुलना में विशेष सूचित नहीं किया था। इसमें आप देख सकते हो कोष्टक में कि नॉर्वे की कितनी है, अमेरिका की कितनी है, जर्मनी की कितनी है, इंग्लैंड की कितनी है, चीन की, श्रीलंका की, भारत की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश की, और किस तरह से परिवर्तन हुआ वर्तमान में और स्थिर कीमत में। नेक्स्ट देखोगे कृषि। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में लगभग 72% आबादी किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि के ऊपर। 2001 से लेकर 2 में 58% और 2001 में 56.7% की आबादी में, जिसका प्रमाण घटकर 2013-14 में 49 हो गया और 2014-15 में बताया है कि 1950 और 51 में कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय में योगदान 55 रहा है और 2013-14 में घटकर कितना हो गया है 14%। इस तरह से 1980 और 81 में 38%, 2001-2 में कितना हो गया है 22.3%। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है, क्योंकि लोग सेवा क्षेत्र और उद्योग के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा ही आकर्षित हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उद्योग। वर्ष 1951 में भारत में उद्योग 10.6 थे और बढ़कर 2001 में 18.2 हो गए, 11-12 में 24.3, 50-51 में 16.6, 2013-14 में 26, और इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में भारत का झुकाव बढ़ा है। राष्ट्रीय आय उद्योगों का योगदान 1950 और 51 में 15 है, 80-81 में 24 है, 2000-2001 में 27.3 है, 2013-14 में 26.2 है। RBI CSO के अनुसार सेवा क्षेत्र सन 1951 में भारत में सेवा क्षेत्र का कुल रोजगार में योगदान 17.3 था और 2001 में बढ़कर 25.2 हो गया, 2011-12 में 27 हो गया, 1950-51 में राष्ट्रीय आय 30.3 का योगदान रहा है। ये बढ़कर 1980-81 में 38 और 2001 में 50.4% हो गया, 2014-15 में 52.7 हुआ है। वैसे तो भारत में सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है, राष्ट्रीय आय में भी खूब हिस्सा बढ़ा है। जनसंख्या, हमें पता है कि भारत विस्तार की दृष्टि से 7वें क्रम पर है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से क्रम पर है तो दूसरे क्रम पर है। ये कब की गणना की है तो 2011 में जो गणना की थी उसमें। अब ऐसा कहा गया है कि प्रथम क्रम पर चीन है, कि 2021 में अनुमानित हम कह सकते हैं कि शायद भारत हमारा प्रथम क्रम पर होगा। 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, 51 में 36.1 हो गई है, 2001 में 102.7 होगी, 2011 के अनुसार 121.2 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारत में खूब तेज़ी से वृद्धि कर रही है और ये जनसंख्या विस्फोट के रूप में बढ़ना एक चिंता का विषय है। गरीबी, भारत में निरपेक्ष गरीबी की समस्या वाला देश है। 73-74 में 54.9 थी और 93-94 में 45 पॉइंट हो गई, 2004-05 में 37.2 हो गई, 2011-12 में भारत में 21.9 लोग गरीब थे। इसलिए कहा गया है कि गरीबी का प्रमाण घटा है और बावजूद भारत की दारुण और गरीबी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। बेकारी, भारत ढांचागत बेकारी देखने वाला देश है। यहाँ पर 1951 में 33 लाख लोग बेकार थे। नेशनल सैंपल के सर्वे के अनुसार 1999-2000 में 7.31 लोग थे, 2004-05 में बढ़कर 8.2 हुए, 2009-10 में बढ़कर 6.6 हो गए, 11-12 में 5.6 हो गए और बेकारी, छिपी बेकारी हमारे देश में खूब देखने को मिलती है। मानव विकास, तो भारतीय लोगों का जीवन स्तर विश्व में विकसित देशों की तुलना में खूब नीचा है।
ये यूएन द्वारा हम कह सकते हैं शिक्षा, जीवन स्तर, मानव विकास अंक तैयार किया गया है। भारत में मानव विकास अंक 0.463 है, जो कि सन 2010 में बढ़कर 0.547 था और 2012 में बढ़कर कितना हो गया 0.554। 13 में 0.586 के साथ भारत में विश्व में 187 देशों में कौन से क्रम पर 136वें क्रम पर भारत का क्रम आता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण। क्योंकि हमारा देश विकसित देश नहीं, हमारा देश कैसा देश है, विकासशील देश है, प्रगति कर रहा है, डेवलप कर रहा है। आर्थिक वृद्धि, भारतीय अर्थतंत्र में वर्ष 1970 के बाद आर्थिक वृद्धि में खूब तेज़ी से वृद्धि हुई है और 90-91 में परिवर्तन के बाद 6.8% स्तर पर बढ़ी है। भारत देश में 2014-15 में वार्षिक स्तर पर 5% दर की वृद्धि हुई है। भारतीय अर्थतंत्र फिर से ऊंची आर्थिक वृद्धि की दर से बढ़ेगा और तेजी से परिणाम आएगा, विश्व ऐसी आशा रखता है। भारत के साधन भावों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की स्थिर भावों पर गिरने से वर्ष 50-51 में 2,69,724 करोड़ थी, जो बढ़कर 2013-14 में 87,51,834 करोड़ हो गई। मतलब कि 63 वर्ष में शुद्ध राष्ट्रीय आय कितना हुआ है, 18 गुना वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय आय में विविध क्षेत्रों का योगदान, कि कौन से क्षेत्र में कितना योगदान है, तो लगभग 63 वर्ष के अनुभव से हम साबित कर सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट रहा है, सेवा और उद्योग क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 52.7 है, जो प्रथम क्रम पर है। कृषि में आप देख सकते हो 1950 और 51 में और 1990-91 में, 2000 में और 2011-1 में और 14 और 15 में कृषि क्षेत्र का कितना है, उद्योग क्षेत्र का कितना और सेवा क्षेत्र का कितना है। तो हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र का पहले अधिक था, फिर घटा है, फिर घटा है, फिर घट गया है। फिर उद्योग क्षेत्र का पहले घटा था, फिर बढ़ा है, फिर बढ़ा है और भी बढ़ा है। फिर सेवा क्षेत्र का 30.3 रहा है, फिर 42.7 हो गया, फिर 50.4 हो गया, फिर 52.7 हो गया है। प्रति व्यक्ति आय भारत में वर्ष में 1950-51 में 7,114 थी, जो 2013-14 में 29,904 हो गई। 63 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय 4.5 गुना बढ़ी है। 1950-51 में और 1990-91 में 1.6 की वृद्धि दर से 5.5 में वृद्धि हुई है। और रोजगार के क्षेत्र में भारत में रोजगार हेतु मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं, एक प्राथमिक, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र। प्राथमिक में किस किस चीज़ों का समावेश कर सकते हैं, तो कृषि से रिलेटेड, जो कृषि से जुड़ी हुई हो वो प्रवृत्तियाँ, जैसे कि पशुपालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, डेयरी उद्योग हुआ, मत्स्य हुआ आदि। औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ है, जैसे कि छोटे बड़े उद्योग का और जहाज रानी आदि उद्योग। सेवा क्षेत्र में जैसे व्यापार हुआ, परिवहन हुआ, दूरसंचार हुआ, बैंक हुआ आदि। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 1951 का बताया, 91 का बताया, 2001 और 2011 और 12 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आधारभूत सुविधा में वृद्धि। देश की आर्थिक वृद्धि में आधारभूत सुविधा पर निर्भर है, जैसे कि बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरसंचार, परिवहन, सिंचाई की सुविधा इत्यादि अग्रिम है। और सिंचाई की सुविधा में 1950-51 में 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी और जो 2012-13 में कितनी हो गई, 63 हो गई। और बुआई से 45% जितनी सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। शिक्षा की सुविधा की आज़ादी के समय में 20 विश्वविद्यालय, 500 कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 35,000 कॉलेज हो गए और 719 विश्वविद्यालय हमारे भारत में हैं। 1951 की बात करें तो 18.33% है। वह 2011 और 73 में बढ़कर आर्थिक सर्वे में 2013-14 में बिजली की सुविधा, भारत ने विद्युत उत्पादन में भी उल्लेखनीय सिद्धि हासिल की है। 1950 और 51 में 2300 मेगावाट बिजली का उत्पादन भारत में हुआ था और बढ़कर कितना हो गया है, 2,43,000 मेगावाट हो गया। इस तरह से सड़क की सुविधा, भारत विश्व में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क रखने वाला देश है, जो अंदाजित 48.6 लाख किलोमीटर की लंबाई और सड़क भारत में मौजूद है। रेलवे की सुविधा, भारत में रेलवे विश्व में चौथे क्रम पर है। भारत में लगभग 65,000 किलोमीटर लंबाई वाला रेल मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। 2014 के समय में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तीसरे क्रम पर हमारा देश था और अंतर्राष्ट्रीय तुलना के कार्यक्रम में ICP और 2011 के राउंड में अमेरिका, चीन के बाद भारत तीसरा
स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था जापान की अर्थव्यवस्था की आगे निकल चुकी है, ऐसा हम कह सकते हैं। जापान कौन से क्रम पर है? चौथे क्रम पर है, तीसरे क्रम पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2005 में सर्वेक्षण किया और 10वें क्रम पर है, और आज भारत ने विश्व के देशों की तुलना में खूब अधिक विकास किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बच्चों, ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको स्वाध्याय में जो MCQs है, एक एक वाक्य के हैं, संक्षिप्त में हैं, और प्रश्नों के उत्तर मुद्दा शर है, विस्तार पूर्वक है, ये आपको लिखना है तथा याद करना है। थैंक यू।